नमस्कार साथियों। आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891। महू एक छावनी है और मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, पिता रामजी सकपाल, माता भीमाबाई। ये मूल रूप से रहने वाले महाराष्ट्र के थे। रत्नागिरी में अंबावाड़े नामक जगह एक गांव है, अंबावाड़े, वहां के रहने वाले थे। महू के अंदर इनके पिताजी सेना में नायब सूबेदार थे। इनके जो पिताजी थे वो सेना के अंदर सूबेदार थे और इस वजह से इनकी पोस्टिंग महू छावनी में थी। वहां पे इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। मात्र 5 साल की आयु में इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनकी जो बुआ जी थी उनकी देखरेख में इनका लालन पालन हुआ। आगे देखिए साथियों, इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जीवन में जो कठिनाई झेली उनके बारे में बात करते हैं। इसीलिए इन्हें महामानव, दलितों का मसीहा, शोषितों का मसीहा, महिलाओं के उद्धारक, इनको कई नामों से बोला जाता है। आइए बात करते हैं इनके अध्ययन के बारे में। प्रारंभ में जब इनको विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर प्रवेश दिया गया तो स्कूल के अंदर प्रवेश देने में इनको बड़ी समस्या आई। सबसे पहले वहां पे प्रवेश देने से पहले एक शर्त रखी गई थी, अब इनको कक्षा के विद्यार्थियों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाएगा और इनको पढ़ने के लिए विद्यालय के कक्षा के बाहर बैठना होगा। कक्षा के बाहर बैठना होगा और जब अध्ययन करेंगे तो ये सिर्फ सुन के अध्ययन करेंगे, बाकी आप दूसरा, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा स्कूल के अंदर। ये अपना पीने का पानी खुद लाएगा या फिर यहाँ का जो चपड़ासी होगा, 4th क्लास होगा, वो इनको पानी पिलाएगा। देखिए, होनहार विद्यार्थी थे और जो कोई होनहार विद्यार्थी होता है वो अपनी प्रगति, अपना रास्ता खुद बना लेता है। पढ़ाई में इतने होशियार थे कि ये बाहर बैठकर भी इतने अच्छे से अध्ययन कर लेते थे। एक इनके गुरु हुए अंबेडकर जी, जिनका इनका जो सरनेम पड़ा पीछे से भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर उन्हीं गुरु की देन है। इन्होंने 1907 में 10वीं क्लास पास कर ली, 10th क्लास इन्होंने पास कर ली और लगभग उसी समय इनका विवाह रमाबाई, माता रमाबाई के साथ में हुआ। देखो, रमाबाई का काफी योगदान है इनकी उन्नति में। रमाबाई ने इनका हर पल साथ दिया। 1907 में 10th क्लास करने के बाद में ये बंबई के अंदर एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर इन्होंने दाखिला लिया। वहां से इन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद में वहां एक बड़ौदा के महाराजा थे, बड़ौदा के महाराजा शाहजी गायकवाड़। इनके द्वारा प्राप्त फेलोशिप से ये विदेश पढ़ने गए, यूएसए पढ़ने गए। यूएसए यानी कि अमेरिका गए फेलोशिप से। इनके द्वारा प्राप्त फेलोशिप से ये टॉपर रहे थे, वहां पे टॉपर से इनको फेलोशिप मिली। यूएसए गए और यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पे इन्होंने अध्ययन किया। वहां पे इन्होंने एमए किया। वहां पे अध्ययन करने के बाद में ये इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज, वहां से इन्होंने एमएससी किया।
एमएससी किया और एमएससी के साथ में इन्होंने डॉक्टरेट उपाधि, पीएचडी की उपाधि भी वहां पे ग्रहण की। और देखो बीच में ही यहाँ पे इनकी जो फेलोशिप है वो बंद हो जाती है, तो बीच में ही छोड़ के यहाँ से आगे जो 8 साल में डिग्री प्राप्त की जाती है, 8 साल में, वो इन्होंने मात्र 2 साल में ही इन्होंने अपने अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दे के 2 साल में ही पूरा कर लिया। कितने साल में पूरा कर लिया? 2 साल में। देखो प्रतिभा के धनी थे, अध्ययन में इतना ध्यान देते थे। अब फेलोशिप योजना के तहत इनके साथ शर्त ये थी कि ये वहां से आने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, इनको बड़ौदा के जो यहाँ महाराजा थे वहां पे क्या करनी पड़ेगी? नौकरी करनी पड़ेगी 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। देखिए साथियों, इनके साथ में जातिगत भेदभाव बचपन से हुआ है। बहुत सारे किस्से हैं, मैं किस्सों पे चर्चा नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ बड़ौदा के राजकुमार, सॉरी बड़ौदा के महाराजा के यहाँ इन्होंने सैन्य अधिकारी की नौकरी की। किसकी नौकरी की? सैन्य अधिकारी की। वहां पे इनको इतना भेदभाव हुआ कि वहां पे नौकरी करते करते इनको ऑफिस में तो नौकरी मिल गई, लेकिन इनको रहने के लिए कहीं पर भी कमरा नहीं मिला। रहने के लिए इनको कमरा नहीं दिया गया, और कमरा नहीं दिया गया। और देखो ऑफिशियल भेदभाव इस प्रकार होता है, जब इन्होंने अपने से नीचे कर्मचारी से फाइल मांगी तो फाइल भी एक लकड़ी में लपेट के इनको सामने पेश किया जाता था। पानी मांगा तो पानी इनको नहीं पकड़ाया गया। तो इस तरीके से भेदभाव इन्होंने बहुत सहन किया। ऐसी कंडीशन में ये एक पारसी समुदाय के यहाँ चले जाते हैं। वहां भी अपनी जाति छुपाकर कहते हैं कि मैं पारसी हूं, तो वो लोग कमरा दे देते हैं। 1 या 2 दिन के बाद में वो भी पारसी समुदाय वाले भी इनको कमरा देने से क्या कर देते हैं? मना। तो ये पूरी रात भर परेशान रहे, स्टेशन पर रहे। इन्होंने सोचा महाराजा से मिले, महाराजा ने भी इनको पूरी तरह आश्वासन नहीं दिया। महाराजा ने कहा कि समय लगेगा बदलने में। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये जॉब छोड़ के वापस आ जाते हैं और मुंबई के कॉलेज में, मुंबई आ जाते हैं, वहां पे प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। प्रोफेसर की नौकरी में भी इनको समस्या ये आती है कि विद्यार्थी पढ़ने से ही मना कर देते हैं कि हम दलित समाज के व्यक्ति से पढ़ेंगे क्या, इस प्रकार। और ये कैसे बोलेगा, इंग्लिश इसको आती है या नहीं आती है, इसके बारे में भी वो लोग भेदभाव कर रहे थे कि पता नहीं पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब ये पहली वर्ग कक्षा में गए तो जो इनका उद्बोधन हुआ वो बड़ा सराहनीय और देखने लायक था कि सारे जो विद्यार्थी थे इनके क्या हो गए? फैन हो गए, यानी कि इनके प्रशंसक हो गए और इन्होंने अच्छे से अध्ययन करवाया। देखिए इनके मुख्य रूप से देखो सामाजिक जो सुधार के कार्य बता देता हूं मैं। सबसे पहले इनके जो इन्होंने मनुस्मृति इसको जलाया 1927 में। मनुस्मृति, इसके अंतर्गत शूद्रों के ऊपर 4 वर्ण बताए, शूद्रों के ऊपर इतने कटाक्ष किए गए हैं कि इस मनुस्मृति में इसने पुरजोर विरोध किया। 1927 में इसको जलाया इसने। फिर 1927 में ही एक महार सत्याग्रह किया। महार सत्याग्रह, देखिए महार सत्याग्रह क्या है? एक तालाब था, तालाब से लोगों को पानी नहीं पीने देते थे, चार तालाब। वहां पे भैंस को नुआ सकते हैं, पशुओं को नहला सकते हैं, पशु कुछ भी कर दे, लेकिन वहां पे निचले वर्ग, अछूत माने जाने वाले व्यक्तियों के लिए पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं थी। वहां पे उन लोगों को पानी नहीं पीने देते थे। बाबा साहब ने वहां जाकर 1927 के अंदर उस तालाब का पानी पिया और इस प्रक्रिया को बंद किया। इसके बाद में साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन से मिलने में
साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था भारत के अंदर, और 1927 में ही साइमन कमीशन से ये मिलने के बाद अपनी बातों को रखी गई, साहब हमारे देश के अंदर इस तरीके से भेदभाव हो रहा है। साइमन कमीशन ने इनको सुना, और इस साइमन कमीशन मिलने के कारण इनको देश विरोधी भी कहा। क्या कहा इनको? देश विरोधी। लेकिन ये देश विरोधी ऐसी कोई बात नहीं थी, ये अपने समाज के लिए, अपने शोषित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, 1930, 31 और 32। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने शोषित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुके थे। इस एवज में ही महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ की गई। भूख हड़ताल, देखो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल इसलिए की थी, इनका कहना था कि ये जो प्रतिनिधित्व लेके आए हैं अपने शोषित वर्ग के लिए, ये हिंदू धर्म का ही बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा? हिंदू धर्म का। और जबकि बाबा साहब ये चाहते थे कि हिंदू धर्म का कोई बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ही जो भेदभाव हो रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, उन शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने स्वीकार भी कर लिया था। उसी एवज में ये महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। और देखिए ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि महात्मा गांधी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मदन मोहन मालवीय पंडित जी और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी बाबा साहब के पास में गए, साहब आप समझौता कर लीजिएगा, अन्यथा महात्मा गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लोग भी इनको देश विरोधी, पता नहीं किस प्रकार के देश विरोधी नारों से इनको संबोधन देने लगे थे बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने समझौता किया था, पूना पैक्ट बोलते हैं जिससे, क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के मध्य एक समझौता हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने, देखो विडंबना यह थी कि महात्मा गांधी ने सिखों का और मुस्लिमों का इनका प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया। अलग से इन्होंने कहा कि हम अलग से ही सीट रिजर्व कर देंगे, लेकिन इस धर्म के आधार पर हम इनमें शोषितों के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। तो पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आगे चलते हैं थोड़ी सी कड़ी लेकर। 1935 में इनकी पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई का देहांत हो जाता है। देखिए उस समय ये बड़े संघर्षशील थे अपने उसके लिए, अपने देश के लिए और शोषित वर्गों के लिए बहुत संघर्षशील थे। अब आइए सीधे चलते हैं हम संविधान की ओर। संविधान की ओर, इन्हें संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ तो प्रत्येक देशों के संविधान को पढ़ने का कार्य, इकट्ठा करने का कार्य, कानूनों को संग्रहण का कार्य किया जा रहा था। तभी एक प्रारूप समिति बनाई गई, प्रारूप समिति। ये बनी 29 अगस्त। प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के बाद में इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव बाबा साहब ही थे। देखिए साथियों, प्रारूप समिति का जब गठन किया गया, इनको अध्यक्ष बना गया। इनमें 3 ऐसे सदस्य थे तो जो ऐसा अक्सर बीमार रहा करते थे। 2 ने बाद में थोड़ा सा जैसे टाइम हुआ तो 2 का देहांत हो गया। सारा कार्यभार बाबा साहब के ऊपर आ गया। इस प्रारूप समिति का कार्य ये था कि जो भी मसौदा तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर अमन करना, मनन करना, ये ठीक है या गलत है। इस तरीके से इस प्रारूप समिति ने संविधान को तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को।
देखो 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान तैयार कर लिया था, रात दिन एक करके। डायबिटीज के पीड़ित पेशेंट थे बाबा साहब, और उस एवज में भी अध्ययन करके इसको तैयार कर दिया 26 नवंबर 1949 को। इसलिए आज जो प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। देखियो साथियों, 1935 में इनकी पत्नी की, माता रमाबाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अकेले रहते हैं और ये डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। कौन सी बीमारी लग जाती है इनको? शुगर। उसके बाद में इनके जीवन में इनकी देखरेख के लिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर सावित्री बाई। डॉक्टर सावित्री बाई इनके जीवन में आती है। इनके चाहने वाले भी कहते हैं बाबा साहब से, बाबा साहब आप शादी कर लीजिएगा। ये बहुत मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मजबूरन होके डॉक्टर सावित्री बाई से 1948 में ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में अब आगे देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया। एक हिंदू कोड बिल है। ये प्रथम कानून मंत्री भी थे संविधान के, सॉरी देश के कानून मंत्री थे। इन्होंने महिलाओं के लिए तलाक, दहेज, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, मजदूरों के लिए टाइम में बदलाव किया। पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था, इन्होंने 8 घंटे किए। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश। इस तरीके से महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार, इस तरीके से महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनके अंतिम दिनों में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लगभग 17 पुस्तकें लिखी। और कहते हैं ना कितनी डिग्री, इनको 32 डिग्री प्राप्त, यानी कि इन्होंने 32 डिग्री प्राप्त की थी अध्ययन में। और 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 9 भाषाओं का ज्ञान था। मास्टर थे हर चीज में, पढ़ने में, बोलने में। बैरिस्टर की इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज से, वकालत करते थे। देखो इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 में हो जाता है। देहांत से कुछ दिन पहले 14 अप्रैल 1956 को ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा धर्म ग्रहण कर लेते हैं? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। सॉरी 14 अप्रैल नहीं, 14 सितंबर 1956 को ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और एक पुस्तक बौद्ध एंड हिज धम्म, ये पूरी ही की थी। इस पूरी करने के 3 दिन बाद, यानी कि पूरी इन्होंने कर ली थी 3 दिसंबर को 1956 को पूरी कर ली थी। इसके 3 दिन बाद इनका देहांत हो जाता है दिल्ली में। देहांत कहां हो जाता है इनका? दिल्ली में। साथियों इन्होंने शोषितों के लिए, दलितों के लिए, अपने समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही अपना पूरा जीवन इन्होंने न्यौछावर कर दिया। इनके 5 संतान हुई, जिनमें इन्होंने 5 संतानों में से 4 संतान को शोषितों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज सुधारने के लिए अपने 4 संतानों को इन्होंने खो दिया। इनका एक ही पुत्र जीवित रहा, यशवंत। बाकी इनके रमेश, गंगाधर और इनकी एक पुत्री, उनको इन्होंने पूरे जीवन में क्या कर दिया? खो दिया। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, अब इनकी कुछ कोटेशन भी है। इन्होंने ये कहा था, आप चाहे खाना कम खा लो या पैर में आपके जूते नहीं हो, लेकिन आप क्या करें? अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक इनकी सबसे अच्छी जो कोटेशन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है
शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसको पिएगा वो धाड़ेगा। देखो इस कोटेशन का मतलब क्या है, मैं इसी कोटेशन पे बात करता हूं। अगर हम एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तो हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, और जब अगर हमें अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो हम अपने अधिकार के लिए, अगर हमारा शोषण होगा तो हम उस अधिकार के माध्यम से वहां लड़ाई लड़ेंगे, हम बोलेंगे। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे या शिक्षित होंगे तो इस कंडीशन में हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा होगी। तो बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसको पिएगा और वो धाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और समानता का व्यवहार रखें। मनुष्य, कोई भी मनुष्य होता है, कोई विशेष पैदा नहीं होता है, उसी मार्ग से आता है। सभी मनुष्य एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही रास्ता है सभी मनुष्य का आने का। तो आपको ये धारणा नहीं करनी है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, वो छोटा है या मैं बड़ा हूं। अपन कितने ही बड़े बन जाए, किसी भी आधार पे हम, बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी आधार पे हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करें, चाहे जातिगत हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करें। इस दुनिया में जो आया है उसको समानता का अधिकार है। जय भीम साथियों, धन्यवाद।